गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन था वो किए थे। आज आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बना करके भेज रहे हैं। ठीक है, आखिर यह फेल हुआ क्यों? कल बात कर चुके थे क्यों फेल हुआ था। ठीक है, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था नील बोर ने। ठीक है, नील बोर ने एक्सप्लेन किया था द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, द इलेक्ट्रॉन कोड रिवॉल्व, ये तो रदरफोर्ड का भी स्टेटमेंट था, द इलेक्ट्रॉन कोड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट द चेंजेस दैट द इलेक्ट्रॉन कोड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट और सर्टेन एनर्जी लेवल। उनका एक खास पर्टिकुलर एनर्जी लेवल था और उसी में वो मूव कर रहे थे, और सभी एनर्जी लेवल का रेडियस क्या था, अलग अलग था। मतलब सबका पाथवे अपना अलग था, सब अपने पाथ पर ही मूव कर रहे थे। और इसी कारण से क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे से कोलैप्स नहीं कर रहा था। क्लियर है? एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? और ये जो इनका एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से कहीं 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 कम था। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ऑन दैट बेसिस एनर्जी कम होने के कारण क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वहाँ पर काम नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी काम नहीं करने के कारण क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो अपने एनर्जी क्या करेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, एनर्जी लूज नहीं करेंगे और वो अपने ही पाथ पर क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। ये बताया था नील बोर ने, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। क्लियर? यह दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सब अपनी कॉपी में लिखे इसको, बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं कि वाई रदरफोर्ड नॉट एक्सप्लेन why Rutherford not explain the stability of atom, but on what basis Neil Bohr explained this theory। तो ये जो थ्योरी था उनका खुद का बोर मॉडल ऑफ एन एटम था। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम गिवन बाय द नील बोर। नील बोर ने जब इसके बारे में लिखा, और उससे पहले एक और बात बता, रदरफोर्ड जिस समय अपना थ्योरी दे रहे थे उस समय न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ओके, उस समय न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन जब बोर अपना मॉडल लिख रहे थे उस समय न्यूट्रॉन के बारे में पता चल चुका था। तो जिस समय न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो उन्होंने अपना जो दिया मॉडल ऑफ, उसमें कहा कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Electron have a negatively charged particle, proton has a positively, whereas a neutron having does not carry any type of charge, they are neutral। कोई भी एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये पहले से ही बात कही जा रही है। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? दूसरा, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, क्योंकि सारा मास कहाँ पर होता है, एट द सेंटर। सेंटर पर सारा मास लोकेट होता है, जितना भी मास होगा वो सारा का मास सेंटर पे ही लोकेट होगा। ठीक है, और जो भी प्रोटॉन है या फिर जो भी न्यूट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होंगे। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों, उसका एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। ठीक है, जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल है इसको उन्होंने नाम दिया था 1 2 3 4 5, और बाय द लेटर इट इज KLMNO। ओके, आइदर इट इज 1 2 3 4 और इट इज गिवन बाय KLMN। इनका जो एनर्जी लेवल काउंट हुआ वो कैसे हुआ, तो जो जितना क्लोज था सेंटर से, न्यूक्लियस से जो क्लोज था वहाँ से इनका नंबरिंग स्टार्ट हुआ था। मतलब जो सबसे इनर मोस्ट है उसको नंबर पड़ा 1, और लेटर बाय इट इज़ K, और फिर धीरे धीरे आउटवर्ड्स की ओर बढ़ते गए। सेंटर से आउटवर्ड्स जैसे जैसे होते गए, जैसे जैसे ऑर्बिटल बनता गया वैसे वैसे उनका क्या है, लेटर के नाम पर जोड़ता जाएगा, KLMNO, और नंबर से 1 2 3 4 5। ओके,
इसके बाद क्या है कि एक और बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर एक एनर्जी लेवल का एक समान नहीं। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एनर्जी सेल इज नॉट इक्वल टू एवरी सेल, वो सबका अलग अलग है। क्यों है सबका अलग अलग? क्योंकि सबका एनर्जी लेवल अलग अलग, सब में क्षमता बर्दाश्त करने के, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो पावर था अलग अलग था। जैसे के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8 रह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है उनका एनर्जी लेवल अलग अलग था। थर्ड एनर्जी एम सेल में 18 रह सकते हैं और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। इस तरह से क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जो है वह किसी भी एटम में प्रेजेंट होंगे। अपने पर्टिकुलर सेल में जो न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा उसमें अधिकतम 2 रहेंगे, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में 18 और सबसे जो टॉप मोस्ट होंगे उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह से ये एनर्जी लेवल बढ़ता गया, ठीक है। और हर एक एनर्जी लेवल का क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फिक्स्ड होगा, बस वो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, या फिर वो जितना भी उनके पास रहेगा वो उनका फिक्स्ड होगा। जो जितना नज़दीक रहेगा सेंटर का उसका एनर्जी लेवल उतना कम होगा। सेंटर कहने का मतलब न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से जो जितना नज़दीक रहेगा उसका एनर्जी लेवल उतना कम होगा। ओके, एनर्जी लेवल or cell is associated with a fixed amount of energy, and the cell nearest to the nucleus having minimum energy and the cell farthest from the nucleus having the maximum energy, ठीक है। और एक और पॉइंट जिस पर रदरफोर्ड का थ्योरी फेल हुआ था कि देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल एंड द एटम रिमेन्स स्टेबल, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आधार पर रदरफोर्ड की बात गलत साबित हुई थी, उनका एक्सपेरिमेंट गलत हुआ था, बट ये बोर ने इसको सही बताया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमने के कारण क्या है वह एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसके बाद फिक्स्ड एनर्जी है। और जब फिक्स्ड एनर्जी है वो अपना सेल छोड़ के दूसरे सेल में तभी जाएगा जब उसके पास एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक्सटर्नल एनर्जी आने पे ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वहीं पर रिवॉल्व करता रहेगा अपने फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, ठीक है। जब कभी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, जब उसके पास उससे अधिक एनर्जी का क्या होगा, उसको अधिक एनर्जी लेवल में क्रॉस करना है, तो उसके लिए क्या है उसको उतना एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। एनर्जी लेवल का डायग्राम हम बना करके भेज देंगे कि इसको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी हम देंगे देन इट कैन बी जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर मतलब के टू एल, के से एल में जंप करेगा, लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। और यही इलेक्ट्रॉन जब जो एनर्जी अब्जॉर्ब किया है या जो भी उसके पास एनर्जी अगर वो लूज़ करता है तो वो क्या करेगा, फॉल करेगा, एक लेवल में ही जा कर के, एक लिमिट तक जा कर के वो एनर्जी लूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा एनर्जी लूज़ नहीं कर सकता है। ये सारी बातें बताई किसने, नील बोर ने अपने पोस्टुलेट में। क्लियर है? ये पांचों 6 पोस्टुलेट जो भी है, पांच पोस्टुलेट, ये सबको अपने कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है, समझना है कि ये है क्या। ये देखिए जो उनका थ्योरी फेल हुआ था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर के, और जो अभी हम बता रहे हैं वो ये देखिए, ये सबका पाथ क्या है, फिक्स्ड, न्यूक्लियस सेंटर में और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2 8 18 32 जिस हिसाब से रहेंगे उस हिसाब से यह मूव करते रहेंगे। क्लियर है? इसको अच्छे से समझिए, एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉन सेल, या एनर्जी लेवल है या इलेक्ट्रॉन सेल है। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और चारों ओर उसके और क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन तो आप उसको लिख करके रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल ऑफ एन एटम सभी के लिए, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस बोर मॉडल ऑफ एन एटम। कोई कन्फ्यूज़न किन्हीं को हो रहा है कि सर समझ में नहीं आया तो फिर आप हमसे बोलिए, बट
हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, बोर मॉडल ऑफ द एटम्स। क्लियर है? चलिए क्लास ऑफ करें। चलिए ओके, थैंक यू।